আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव के चलते संसद के निचले सदन लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर बिल पास हुआ तो देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच खींचातानी के बीच माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बुधवार को संसद के निचले सदन में विधेयक पेश किया। इस बार दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी, फिर इस पर मतदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संशोधित विधेयक में 1995 के वक्फ एक्ट के कुछ बड़े बदलाव शामिल है। इस पर लोकसभा में 8 घंटे तक बहस चली। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का उद्देश्य वक्फ प्रॉपर्टीज के रेगुलेशन और मैनेजमेंट में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अनुसार संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले कानून की कमियों को दूर करना, वक्फ की परिभाषा को अपडेट करना और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सुधार करना है। इसके अलावा इस संशोधन विधेयक में वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में टेक्नोलॉजी की भूमिका को बढ़ाना भी शामिल है। इसके जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वक्फ के इस्लामिक लॉ के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्म आधारित उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्ति में से है। इसमें कृषि भूमि, भवन, मजार, दरगाह और कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, भूखंड, तालाब, स्कूल, दुकानों और विभिन्न संस्थान शामिल है। इस संपत्ति का किसी अन्य प्रकार से उपयोग या बिक्री करना निषेध है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड देश भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करती है। वक्फ बोर्ड आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर मानी जाती है। सरकार के अनुसार वक्फ ट्राइब्यूनल में 40,951 मामले अभी भी लंबित है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक का विरोध किया है। अगर यह विधेयक संसद में पारित हो गया तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। अल्पसंख्यकों का एक वर्ग मानता है कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो सरकार इस्लामिक एसेट्स जब्त कर सकती है। यह विधेयक धर्मनिरपेक्ष भारत की मूल भावना पर हमला है। विपक्षी खेमे को कड़ी आपत्ति है, खासकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम के प्रवेश को लेकर। विपक्षी राजनीतिक दलों का मानना है कि इस विधेयक का उद्देश्य एक विशेष धर्म को निशाना बनाना है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में लाया जा रहा है तो कम से कम संसदों को इसमें संशोधन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। कानून को ध्वस्त कर दिया गया है। ऐसा कानून में संशोधन के लिए समय दिया जाना चाहिए। कई धाराओं में संशोधन की जरूरत है जिसके लिए समय नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रकाश करात को फिर से जिम्मेदारी देगी, इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के मदुरई में सीपीआईएम पार्टी का अधिवेशन शुरू हुआ। यदि सब कुछ ठीक रहता तो वह राजनीतिक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करते, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। वह अब हमारे बीच नहीं रहे। सीपीएम ने मदुरई शहर का नाम सीताराम येचुरी के नाम पे रखा। सीपीएम का पार्टी सम्मेलन बुधवार को सीतानगर में शुरू होगा। यह सम्मेलन अगले रविवार तक जारी रहेगा। यह पार्टी कांग्रेस, सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो और केंद्रीय समिति में जनरेशनल चेंजेस लाएगा। संकट से उभारने के लिए प्रकाश कराट और उनकी टीम कुछ मामलों में लिखित नियमों से परे जाकर असाधारण निर्णय ले सकती है। सीपीआईएम ने पार्टी के प्रत्येक समिति स्तर पर ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की है। उस सूचकांक के अनुसार वर्तमान पॉलिट ब्यूरो से 7 नेताओं को हटाया जाने की उम्मीद है। इस सूची में प्रकाश और बृंदा करात, सुभाषिनी अली, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार, केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तमिलनाडु के नेता जी रामकृष्णन और बंगाल के सूर्यकांत मिश्रा शामिल है। लेकिन सीपीएम के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बदलाव को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है। विजयन ने पिछले पार्टी कांग्रेस में आयु सीमा पार कर ली थी, लेकिन
वामपंथी शासित राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अपवाद की मोहर दी गई है और केंद्रीय समिति तथा पॉलिट ब्यूरो में रखा गया है। केंद्रीय समिति के लिए ऊपरी आयु सीमा 75 इयर्स की है। राज्य समिति के लिए यह 72 इयर्स की है। विजयन को पहले ही केरला सचिवालय में नियुक्त किया जा चुका है। उदाहरण के लिए मानिक सरकार को त्रिपुरा राज्य सचिवालय में रखा गया है। परिणाम स्वरूप राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि क्या इन दोनों नेताओं को केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो में बरकरार रखा जाएगा। केरला में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी कांग्रेस के अंत में आयोजित होने वाली सार्वजनिक रैली के वक्ताओं की सूची में, जिसमें पॉलिट ब्यूरो के 4 सदस्यों के नाम शामिल है, उसने भी इस बात को लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दी है कि अगला महासचिव कौन होगा। यह है तमिलनाडु से प्रकाश कराट, बृंदा कराट, विजयन और रामाकृष्णन। इसके अलावा महिला नेता यू वासुकी का नाम भी इस सूची में है। तमिलनाडु सीपीएम के राज्य सचिव पी शनमुगम इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भी अखिल भारतीय महासचिव बनेगा वह पार्टी कांग्रेस की सार्वजनिक रैली में बोलेगा। क्या इसका मतलब है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन चारों में से किसी को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है, लेकिन आयु संबंधित प्रतिबंधों के कारण इन 4 लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर पार्टी कांग्रेस के प्रतिनिधि महासचिव का चयन करते हैं। विजयन केरला के मुख्यमंत्री है। यह कहना सुरक्षित है कि उनके पास पार्टी की जिम्मेदारियां संभालने का कोई मौका नहीं है। तो क्या सीपीएम प्रकाश करात को फिर से जिम्मेदारी देंगे? जिस तरह सीपीएम का एक वर्ग इस मुद्दे को खारिज नहीं कर रहा, वही कई लोग कह रहे हैं कि बृंदा करात को महिला होने के नाते यह जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इन 4 लोगों में से सीपीएम जिसे भी जिम्मेदारी देगा उसे उम्र सीमा तोड़कर मंजूरी लेनी होगी। उदाहरण के लिए सीपीएम ने केरला में विजयन और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पॉलिट ब्यूरो मेंबर मानिक सरकार को राज्य सचिवालय में रखकर अपवाद बनाया है। कई लोगों का कहना है कि पार्टी किसी नए व्यक्ति को भी जिम्मेदारी दे सकती है। ऐसी स्थिति में नए महासचिव का नाम वक्ताओं की सूची में जोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तमिलनाडु के मदुरई में सीपीआईएम के अखिल भारतीय सम्मेलन के तहत त्रिपुरा सीपीआईएम ने राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया। बुधवार को मेलारमाट स्थित पार्टी के मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराकर इस राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बुधवार से शुरू हुए इस पार्टी कांग्रेस में वर्तमान परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य का प्रस्ताव पेश करने के साथ साथ चर्चा भी होगी, ऐसा पार्टी की राज्य सचिव मंडली के वरिष्ठ सदस्य भानुलाल शाह ने बताया। सीपीआईएम नेतृत्व ने बताया कि 24वीं पार्टी कांग्रेस में आगामी 3 वर्षों की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। এই কংগ্রেসে রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে, যে প্রস্তাব খসড়া আকারে আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি। এই প্রস্তাবের উপরে আলোচনাতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহ আলোচনাতে আগামী 3 বছর আমাদের রণকৌশল কি হবে তা নির্ধারিত হবে। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 1193 ग्राम पंचायतों और एडीसी ग्राम समिति क्षेत्रों में 6,41,521 घरों को जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनों के माध्यम से पेयजल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हालांकि शुष्क मौसम की शुरुआत से पहले पेयजल की मांग को लेकर प्रतिदिन सड़क अवरोधों के कारण इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन पर सवाल उठते हैं। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन परियोजना के तहत अब तक 1193 ग्राम पंचायतों और एडीसी ग्राम समिति क्षेत्रों में 6,41,521 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 1193 ग्राम पंचायत और एडीसी ग्राम समिति क्षेत्रों में रहने वाले 7,50,847 परिवारों या 85.44% परिवारों को पहले ही पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन परियोजना की घोषणा के बाद से राज्य का ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट नियंतम और दीर्घकालिक आधार पर पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।
सरकारी बयान के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्रोत जैसे कि डीप ट्यूबवेल्स, शैलो ट्यूबवेल्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, न्यू प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि पेयजल के लिए रोजाना सड़क जाम होने से इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन और राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठता है। यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी इलाकों में भी सरकार के लिए पेयजल के स्थायी स्रोत जैसे कि डीप ट्यूबवेल्स, शैलो ट्यूबवेल्स आदि खोदना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। फिर भी उन क्षेत्रों में झरनों, नालों, जलाशयों के पानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीन परियोजनाएं बनाकर पेयजल समस्या को हल करना संभव हो सकता है। लेकिन इस संबंध में उचित उपायों की कमी के कारण आम लोग पानी की कमी से पीड़ित है। उन सभी सोर्सेज में जहां ड्रिंकिंग वाटर में सोल्यूबल आयरन का एक्सेप्टेबल लेवल 1 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक है, अनइंटरप्टेड सप्लाई बनाए रखने के लिए आयरन रिमूवल प्रोजेक्ट अभी तक स्थापित करना संभव नहीं हुआ है। दूर दराज के क्षेत्र में मॉड्यूलर सिस्टम के रूप में सोलर एनर्जी के उपयोग से पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां अभी तक पेयजल स्रोत स्थापित करना संभव नहीं हो पाया है, वहां टैंकर्स के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। लेकिन आम जनता की शिकायत है कि ऐसा नियमित रूप से नहीं हो रहा है। इसके अलावा पीड़ितों का यह भी मानना है कि इन स्रोतों में स्थानीय स्रोत जैसे कि मशीनरी वेल्स, मार्क II रिंग वेल आदि से पानी प्राप्त करना अक्सर संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में TTAADC राज्य सरकार ने 1951 डीप ट्यूबवेल्स, 5110 शैलो ट्यूबवेल्स, 23 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 174 नवीन परियोजनाओं के माध्यम से ग्राम परिषद क्षेत्र के 3,27,189 परिवारों में से 2,67,605 परिवारों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का दावा किया है। यानी सरकारी बयान के मुताबिक ADC क्षेत्र के 81.78 हिस्से तक पीने की पानी पहुंच चुकी है। पीने के पानी के मामले में पहाड़ी निवासियों को अभी भी प्रति गांव 2,000 रुपए की दर से पानी जुटाना पड़ता है, लेकिन यह वास्तविक अनुभव है। ADC क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में जल स्रोत स्थापित करने का काम लंबे समय से चल रहा है। इनमें से कई परियोजनाएं अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। कुल मिलाकर लोगों का एक बूंद पानी के लिए दैनिक संघर्ष अंततः सरकार के सफलता के दावे पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जल जीवन मिशन परियोजना की सफलता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। असल में पानी की कमी के कारण आम जनता को आए दिन सड़क अवरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से कैलाशहर के काउलीकुड़ा वार्ड नंबर 3 के निवासी पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। लंबे समय से इस समस्या के समाधान के लिए लोगों ने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकला। आखिरकार बुधवार को ग्रामीणों को कैलाशहर कुमारघाट सड़क अवरोध करने पर मजबूर होना पड़ा। सरकारी दस्तावेजों में इलाके में जल आपूर्ति दिखाई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लोगों को एक बूंद भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा आरोप स्थानीय निवासियों ने लगाया। আপনাদের এলাকা কি মানে সাপ্লাই পয়েন্ট আছে বা পানীয় জল? এটা খাস আজকে বন্ধ হইছে না, কবে বন্ধ হইছে? এটা কে লেগে চালু হইলো? ইলেকশনের আগে তারা কথা দিয়েছে ইলেকশন শেষ হইলে এটা আমরা চালু দিব। ওখানে অবধি কে লেগে চালু হইছে না? আমরা কি পরিস্থিতির মধ্যে আছি? মানে ফিশারির জল থেকে আরো বাদ আমরা এইরকম জল কি পাই না। বর্ষার সময় আমরা এরকম কিরকম যায়, কিন্তু ওখান তো সেটা দাইছে। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা।
একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू हो गई है। त्रिपुरा सरकार पुलिस निदेशक की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर रही है। राज्य सरकार ने इस संबंध में देश के सर्वोच्च अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। राज्य सरकार ने एक हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू हो गई है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में स्थायी पुलिस निदेशक की नियुक्ति के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर रिट पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष यह हलफनामा दायर किया। राज्य सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति में पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के आदेश का पालन नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह केस में निर्देश दिया था कि कानून और व्यवस्था की जांच करने के अलावा सरकार को पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से भी परामर्श करना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस महानिदेशक का चयन वर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से पहले किया जाना चाहिए और यह सीनियरिटी, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के आधार पर किया जाना चाहिए। देश के सर्वोच्च अदालत ने यह भी बताया कि एडहॉक डीजीपी की नियुक्ति न करके स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा यूपीएससी राज्य सरकार को 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम की सिफारिश करेगा, जिनमें से सरकार को किसी एक नाम पर सहमति देनी होगी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि त्रिपुरा के डीजीपी की नियुक्ति में न्यायिक विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। इसके अलावा रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पेश वकीलों ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और एक हलफनामा पेश कर कहा कि इस मामले में भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 7 मार्च से शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गोंडाछड़ा उपमंडल के रोहिष्याबाड़ी, गंगानगर, डुम्बुरनगर आरडी ब्लॉक में बीते 5 महीनों से बकाया मनरेगा मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को 44 रायमा वैली ब्लॉक कांग्रेस और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। जब कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक डुम्बुरनगर आरडी ब्लॉक में डेपुटेशन देने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद कांग्रेस के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने डुम्बुरनगर आरडी ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने 24 घंटे के भीतर 5 महीने की बकाया मनरेगा मजदूरी के भुगतान और मजदूरी दर बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर डेपुटेशन सौंपा। 200 দিনের কাজ এবং 180 টাকা থেকে বাড়িয়ে 340 টাকা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি এখন 7 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত কোনো কিছু দেখা দিয়ে নেই, তাদের প্রতিশ্রুতিও পালন করে নেই। এখন গন্ডাছড়া ব্লক এবং রৈশবাড়ি ব্লক, গঙ্গানগর ব্লক, এই 3টা ব্লকের মধ্যে এখন 5 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত রেগার মজুরির টাকা পাই নাই। কেন পাই নাই? তার কাছে আমরা আজকে বিজয় নিকটের কাছে আমরা আজকে ঘেরাও করলাম এবং ডেপুটেশন মাধ্যমে মিলিত হলাম এবং त्रिपुरा जनजातीय स्वशासित जिला परिषद तिपरामोथा के 5 एमडीसी और कुछ एडीसी प्रशासन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी से नोटिस प्राप्त हुआ है। एडीसी में ईडी की दहशत के कारण इस बार तिपरामोथा फिर से परेशानी में आ गया। ईडी की छापेमारी को लेकर अचानक तिपरामोथा में हलचल शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तिपरामोथा पार्टी के 5 एमडीसी समेत एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के कई अधिकारियों को नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद एडीसी अधिकारियों और एडीसी
पूरी तरीके से हैरान हो चुकी है। दिल्ली में ईडी के कामकाज को रोकने के कई असफल प्रयासों के बाद मौथा नेतृत्व को अंततः झुकना पड़ा। जब से त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने 2021 में तिपरामौथा पर कब्जा किया है, एडीसी प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे हैं। आम जनता एडीसी के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आंदोलन में व्यापक एलिटिज्म के बारे में सवाल उठा रहे हैं। एडीसी क्षेत्र में लंबे समय से वित्तीय संकट के बावजूद तिपरामौथा पार्टी के नेता स्प्लेंडर और लग्जरी में जीते हैं, जिससे आम आदिवासी का एक वर्ग नाराज है। हालांकि यदि प्रभावी कदम उठाए गए तो भ्रष्टाचार के कई मामलों में इसको समाप्त करना संभव हो पाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक ईडी के अंतिम भूमिका को लेकर संशय में हैं। असम ने एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके बोडोलैंड पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रीय राजनीति पार्टी भाजपा ने विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय पार्टी को 2 समूहों में विभाजित कर दिया है और अब दोनों समूहों को अपने रूप में प्रबंधित कर रही है। क्या बीजेपी राज्य में तिपरामौथा के एक वर्ग को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए ईडी का उपयोग कर रही है? इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। इसी बीच एडीसी कर्मचारियों का एक वर्ग इस खबर से खुश है कि ईडी ने एडीसी के एमडीसी और उच्च स्तरीय अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भेजा है। हालांकि नोटिस चुपचाप भेजा गया है। एडीसी के वफादार कर्मचारी ईडी से खुमलुंग में भ्रष्ट उच्च स्तरीय अधिकारियों और एमडीसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। तिपरामौथा पार्टी के भीतर ही यह सवाल उठने लगा है कि राज्य सरकार द्वारा आवंटित धन से एडीसी में अत्यधिक वित्तीय अराजकता की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी बीच मौथा नेतृत्व यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देबबर्मन भी मौथा में राजनीतिक संकट को लेकर चिंतित है। संग्राम स्थिति में दोनों संकटों के मद्देनजर तिपरामौथा किसी प्रकार की कार्यवाही करेगी, इस बारे में काफी अटकलें लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो गया है। अगरतला में कुल 6 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आंसर शीट का इवैल्यूएशन बुधवार से शुरू हो गया है। स्टेट बोर्ड द्वारा चयनित कुल 6 सेंटर्स पर आज सुबह 10 बजे से आंसर शीट इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गया है। इसमें नेताजी सुभाष विद्या निकेतन और बर्दवाली हायर सेकेंडरी स्कूल में हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस की आंसर शीट का मूल्यांकन किया जा रहा है। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की आंसर शीट का मूल्यांकन बानी विद्यापीठ, विजय कुमार गर्ल्स स्कूल, बुजोंग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और कामिनी कुमार सिंह मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जा रहा है। 2 এপ্রিল আজকে থেকে আমরা ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পরিষদের খাতার মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দ্বাদশ শ্রেণী +2 স্টেজ দুটো স্কুলে মূল্যায়নের কাজ চলছে। আর মাধ্যমিকের যেটা 10th ক্লাস এই পরীক্ষার মূল্যায়ন চলছে 4টে স্কুলে। 12 মূল্যায়ন হচ্ছে বর্দওয়ালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর নেতাজি সুভাষ বিদ্যা নিকেতন এই দুটো স্কুলে। আর মাধ্যমিকের খাতার মূল্যায়ন হচ্ছে কামিনী কুমার স্মৃতি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বজ্জং গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বিজয় কুমার গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর বাণী বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এই 4টে স্কুলে সব কাজ ঠিক মতো শুরু হয়ে গেছে। এখন খাতা দেখার কাজ মোটামুটি সবাই শুরু করে দিচ্ছেন। ওদের হেড এক্সামিনার এবং যারা স্ক্রুটিনিয়ার আছেন বা স্ক্রুটিনাইজার এক্সামিনার সবার সাথে মিটিং হয়ে গেছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিভাবে কি করতে হবে আলোচনা হয়েছে। আর আমি একটার পর একটা সেন্টার যেখানে ভেন্যু যেখানে খাতা ইভ্যালুয়েশন এগুলো আমি ঘুরে দেখছি। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा कि वह इस वर्ष मध्य अप्रैल तक आंसर शीट्स का मूल्यांकन पूरा करने के 15 दिनों के भीतर रिजल्ट्स घोषित करने की योजना बना रहे हैं। আশা করছি খাতা দেখার যে কাজ আমাদের আশা কোনো অসুবিধা হবে না, সব ঠিক মতো চলবে। আর আমাদের টার্গেট দিন 15 দিনের মধ্যে খাতা দেখা শেষ করব। দেখা যাক কি হয়। যদি কোনো অসুবিধা না হয় হয়তো 2 দিন আগেও শেষ হয়ে যেতে পারে। কবে নাগাদ রেজাল্ট প্রকাশিত হবে আনুমানিক? খাতা দেখা শেষ হয়ে গেলে তার পরবর্তী 15 দিনের মধ্যে রেজাল্ট আউট করার চেষ্টা করব আমরা। সারা রাজ্যের খাতায় কি এগুলি সেন্টারগুলোতে? হ্যাঁ, এই মাধ্যমিকের 4টে সেন্টার
আর ওই দ্বাদশের দুটো সেন্টার। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, পরীক্ষা দিয়েছে যারা, প্রত্যেকের খাতা এই সেন্টারগুলোতেই মূল্যায়ন হচ্ছে। बुधवार को सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी इक्विवेलेंट मद्रासा अलीम, हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट मद्रासा फैजल आर्ट्स और फैजल थियोलॉजी की रिटन एग्जाम्स के आंशिक शीट्स का मूल्यांकन एक साथ शुरू हुआ। सेकेंडरी और इक्विवेलेंट मद्रासा स्कॉलर्स के मूल्यांकन के लिए कुल 59 चीफ एग्जामिनर्स, 153 रिफॉर्मर्स और एग्जामिनर्स तथा 1137 एग्जामिनर्स नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट मद्रासा फैजल आर्ट्स और फैजल थियोलॉजी के आंसर शीट्स के मूल्यांकन के लिए कुल 75 चीफ एग्जामिनर्स, 117 रिफॉर्मर्स और 661 एग्जामिनर्स की नियुक्ति की गई। बोर्ड की मांग के आधार पर स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इसकी मंजूरी दे दी है। विभिन्न विद्यालयों के संबंधित विषयों के एक्सपर्ट्स, प्रिंसिपल्स और हेडमिस्ट्रेस तथा कॉलेज लेवल प्रोफेसर्स को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के दोनों स्तरों के लिए चीफ एग्जामिनर्स नियुक्त किया गया है तथा बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के विशेष अध्यापिकाओं सहित अध्यापकों को रिफॉर्मर्स और एग्जामिनर्स नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 72 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आगामी 3, 4 और 5 तारीख को राज्य के 8 जिलों के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन 29 मार्च था, जब तापमान 30.17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। আমাদের 4 তারিখ, 5 তারিখ, 6 তারিখ এই 3 দিন আমাদের রেনফল অ্যাক্টিভিটি কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা আছে। লাইট থেকে মডারেট রেনফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে ডিস্ট্রিক্টের কিছু কিছু জায়গায়, এবং তার সাথে সাথে থান্ডারস্টর্ম এবং লাইটনিং এবং থান্ডারস্টর্মের সাথে কিছুটা ঝোড়ো বাতাস, যেটার গতিবেগ 30 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের 1-2 জায়গায়। এবং তারপর 7-8 তারিখ আবার রেনফল অ্যাক্টিভিটি কিছুটা কম হতে পারে, তার জন্য প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের 1-2 জায়গায় লাইট রেনের সম্ভাবনা দেওয়া আছে। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।